पीसीसी से तो मेरा रिश्ता काफ़ी पुराना है। शायद मैं 2014-15 में जो छोड़ के डीपीसीसी छोड़ के भारत सरकार गया था। उसके बाद वापस जब मैं 8 महीने के लिए दिल्ली सरकार में वापस आया था तो मैं डीपीसीसी चेयरमैन ही था। उस दौरान मैंने जो काम किया है, जो भी किया है, मुझे डीपीसीसी लोगों का प्यार मिला है। और तब भी हमने ऐसा ही फंक्शन गौतम ने और सब लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया, तब भी मैं आया था। मैं ये इस बात को मैं सबके सामने बिल्कुल मानता हूँ कि जो अंबेडकर जी ने हमें शिक्षा दी है या उनके जो विचार हैं वो कई मायने में एक ऐसे रिवॉल्यूशनरी थिंकर के विचार हैं जो समाज के उस कोने तक नहीं पहुँच पाए जहाँ उनके पहुँचाने की ज़रूरत थी। समाज में कुछ इस तरह का बदलाव होता है, कई बार होता है कि एक जो आइकन जो होता है या कोई एक जो आइडल होता है उसको एक समाज के कुछ एक व्यक्ति विशेष का बना के रख दिया जाता है या हो जाता है। मैं किसी को इसमें ब्लेम नहीं कर रहा। जैसे हम जब कभी साउथ इंडिया घूमते थे तो अंबेडकर जी की मूर्ति को लेके विवाद हो जाता था, कहीं पे किसी की मूर्ति को लेके हो रहा है। तो इस सब को देख के लगता था या लगता है कि अगर क्योंकि शायद हम पढ़ नहीं पाते या कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो उस वजह से इस अंबेडकर जी ने जो हमें समाज को दिया है हर क्षेत्र के अंदर उनका सहयोग है। जैसे कि जब हमने आईएएस की तैयारी शुरू करी थी या आज भी हम कोई डिबेट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हर इशू के ऊपर, भले लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, संविधान के हर अनुच्छेद के ऊपर लिखा जाता है व्हाट इज़ अम्बेडकर्स व्यू। आज भी हम आर्टिकल 356 के बारे में करते हैं, गवर्नर की पावर के बारे में देखते हैं या वुमेंस के वोट के बारे में देखते हैं। हर एक के बारे में उनके जो विचार हैं सटीक हैं और उन्होंने पूरा जस्टिफाई किया है कि किस तरह एक पक्ष को दूसरे पक्ष को निकाल के किया जाए। मैं तो सिर्फ आज चर्चा कर रहा संदीप से और वीरू जी से कि अगर मान लो अम्बेडकर जी आज के ज़माने में होते तो क्या वो कोई चुनाव जीत के आ सकते थे? मतलब ये कहने का विचार है। मैं इसमें किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक सिस्टम ऐसा बन चुका है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर ये कहा जाता है, रोमन एम्पायर से लेके अब तक, कि डेमोक्रेसी एक ऐसी संस्था है जो सबसे बेस्ट चीज़ को लेके आ जाती है। पर जैसे वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका भी है, हम वहाँ भी देख रहे हैं, जो टीवी है उसके माध्यम से पता लगता है कि वहाँ भी डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस के मतलब किस तरह हो रहा है। तो मैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को और उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये उनकी दूरदर्शिता देखो कि एक ऐसे व्यक्ति को इसका इंचार्ज बनाया गया जो समाज के ऐसे वर्ग से आता था जिसके बारे में कुछ लोग कहते थे, और उस व्यक्ति ने एक एक पॉइंट के ऊपर, एक एक चीज़ के ऊपर अपने विचार रखते हुए एक एक इश्यू को समझा, सरलता से किया और एक ऐसी व्यवस्था बना के दी जो पूरे एशियन सब कॉन्टिनेंट में हमारा कंट्री ऐसा कंट्री है जो मतलब डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं चला। अगर आप देखेंगे कि जितने भी राज्य हमारे देश के आसपास हैं, सब के सब किसी न किसी स्टेज पे मतलब डेमोक्रेसी से शुरू हुए थे और किस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें सबसे बड़ा योगदान अंबेडकर जी का तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उन सभी सदस्यों का भी है जिन लोगों ने अपनी अलग रिलीजियस फीलिंग होते हुए, अपनी अलग भावनाएं होते हुए, अलग अलग धर्मों की अलग फीलिंग होते हुए उस ज़माने में इसको पास करने में मदद करी और इसको एक मेजर चीज़ बना के इस कंट्री में लेके आए। आज की डेट में डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में तो जैसे बहुत ही नई चीज़ पता लगी मुझे, जैसे आपने बुद्ध से उनका जो पूरा बताया है, ये हमें कहीं से नहीं पता था। हम जब भी भारत या विदेश में ट्रैवल करते हैं तो एक ही धर्म निकल के आता है। वर्ल्ड की ऐसी कोई जगह नहीं है, आप जॉर्डन चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, जापान चले जाओ, कोई भी कंट्री इस पूरे रीजन में नहीं है जहाँ पे बुद्ध धर्म की छाप ना हो। तो बेसिकली जहाँ भी ट्रेडिंग पोस्ट थी, जहाँ भी ट्रेड कैरी हुए, किताब है द सिल्क रूट। अभी उस बुक किताब के अंदर पूरा वर्णन है कि एक इम्पॉर्टेंट जो रोल था वो एक ट्रेडर समाज का था, बुद्ध समाज का था, वर्ल्ड के अंदर अपनी फिलॉसफी को प्रोपोगेट करने के लिए। इसके साथ साथ जैसे आपने बताया कि किस तरह बुद्ध धर्म के अंदर एक इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर था, कैसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे, किस तरह था। तो किसी भी व्यवस्था को संभालने के लिए, जैसे चर्च है, हमें तो रिसेंट पास में चर्च याद है कि कैथोलिक चर्च एक संस्था थी,
मैं अभी तवांग गया था, तवांग जाके बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था। हमें ये लगता था कि मोनेस्ट्री के अंदर इतना पैसा कहाँ से आता है, तो बाद में देख के समझ आया कि मोनेस्ट्री इज ऑल्सो लाइक ए इंस्टीट्यूशन, और जहाँ पे उनका एक बहुत ही एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम था, और उसके साथ साथ उनके गवर्निंग के इंस्टीट्यूशंस थे जो किसी राज्य से कम नहीं है। अगर आप जहाँ भी बुद्धिज़्म फैला है आज की डेट में आपको पनपता दिख रहा है, वो वर्ल्ड के मोस्ट आइसोलेटेड और डिफ़िकल्ट एरियाज हैं, उसके अंदर भी इंस्टीट्यूशंस बना के किसी को चलाना करना एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी रही बात कि आप सब ने कहा कि हमें आज की डेट में ज़रूरत है कि मॉरलिटी की और उस तरह के संदेश की, मॉरलिटी की, एजुकेशन की, जो भी संदेश हमें दिए गए हैं आज के समाज में, उसकी बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। और एक ज़रूरत है कि हम आज की डेट में उनकी शिक्षा को ग्रहण करें। आज की डेट में जैसे आप बात कर रहे थे नरेश जी की, आपने इतना अच्छा भाषण दिया है, लेकिन आज की डेट में दुनिया का अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है कि लोग 2-3 सेकंड में 30-40 सेकंड रील बदलते हैं। तो हमारे पास सबका चैलेंज आता है कि अगली जनरेशन को किस तरह इन सब चीज़ों से अवगत कराया जाए, और इस तरह की जो रिवॉल्यूशनरी थिंकिंग और जो हर सब्जेक्ट पे एक इतनी कम उम्र पे किताब लिखना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तभी पूरे हिंदुस्तान में या इंडिया में हम सब लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। मैं इसके अलावा धन्यवाद देना चाहूँगा आपका कि मिस्टर राव ने तो पूरा अच्छे से बताया, समझाया कि क्या क्या सब कर रहे हैं, और पूरा लिंक किया जो पास्ट हिस्ट्री से, कलयुग से इसको। इसके अलावा आपने जो बुद्ध के बारे में हमें बताया, जो इसके बारे में रिलेट किया, तो मुझे कई बार आप लोगों को देख के लगता है, आपको भी, संदीप जी सबको, कि मुझे लगता है कि इस तरह के फंक्शन ज़्यादा ऑर्गेनाइज होने चाहिए। कि मुझे लगता है कि कई बार इस तरह के जो इनफॉर्मल फंक्शन होते हैं वहाँ पे देख के लगता है कि शायद हम में से कुछ लोग गलत नौकरी में हैं, क्योंकि जिस तरह में आप मेरे बगल में बैठे थे, आप आईटीबीपी में हैं, तो आपका आईटीबीपी ऐसे जगह ऑपरेट करती है जो हिंदुस्तान के ऐसे डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं, लेकिन आपने जिस तरह की फिलॉसफी बताई और जिस सहजता के साथ एक पूरे मैसेज को डिलीवर किया, ये आज की डेट में बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि नॉलेज होना ही ज़रूरी नहीं है, नॉलेज के साथ साथ मैसेज डिलीवरी ज़रूरी है। ऐसे संदीप आपने बहुत अच्छे से किया, और विदुरी तुमने भी किया, तो मुझे इन सबको देख के, और आपने भी, कि मुझे सबको देख के लगता है। और इसके अलावा मैंने आपको गाते सुना, लास्ट में मैंने कहा था इतना अच्छा गाते हैं कि एक जो गाना होता है वो समाज के अंदर एक ऐसा मैसेज कन्वे कर सकते जो 1000 किताबें नहीं कर सकती। जैसे एक पोएम है, एक कविता है, तो मैंने आपको तब भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, जैसे एक गाना है साडहक एथे रख, आप ऐसा कोई गाना बना दीजिए, क्योंकि कोई ऐसा गाना बनाइए कि मैं नहीं चाहता कि एक समाज विशेष को लेके गाना क्या है कि ये साडहक एथे रख हर जगह फिट होता है, महिलाओं के लिए फिट होता है, इंसान के लिए। तो बेसिकली क्या है कि गरीबी एक अभिशाप है, या किसी को किसी चीज़ से वंचित रखना एक अभिशाप है। हमें अगर जनरल के बारे में अब 3-4 गाने ऐसे बनाएंगे तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि उसको सही जगह लेके जा सकें। इसके अलावा गौतम, आपने तो मतलब जो अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए इसने मेरे को स्पेशली वहाँ फ़ोन किया था, तो मैंने कहा नहीं, मेरे को लास्ट से का याद है, मैं ज़रूर आऊँगा। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रंगा, तुम्हारी तो मतलब इतना, तुमने इतने कविता बोली और इतना अच्छा किया, तो मुझे लग रहा है कि तुम भी बहुत गलत प्रोफेशन में हो। तो अगर तुम्हारी कोई डेपुटेशन हो सकती है तो कोई अकेडमी वगैरह में इसको भिजवाओ, इसको प्रमोशन दिलवा के कुछ करवाओ जहाँ पे कुछ और काम आ सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी खुद की गलती है कि हम ऑफिस में काम करते हैं तो इनफॉर्मल नहीं हो पाते, और कई बार हमारे खुद के कलीग्स का कई टैलेंट के बारे में पता नहीं होता है। तो डेफिनेटली इस तरह की चीज़ों को एंकरेज करना चाहिए, बहुत बढ़िया है। आप इसके अलावा भी आप सब लोग यहाँ पे आए, और सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।